हम लोग चलते हैं आज। हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग आज हिस्ट्री का कथी करने। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। क्या है वो? चैप्टर वाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में ही आपको क्या मिल जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपको हर चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एग्ज़ाम में उस सारे चैप्टर्स को हम लोग कभी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यह इसका नाम हम लोग भी दे दिए हैं। इसका नाम क्या दिया गया है? क्वेश्चन बैंक सीरीज। क्या दिया गया है इसको? क्वेश्चन बैंक सीरीज। और इसमें हम लोग सभी को क्या करेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी है ना उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर कथी करने, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो सब सारा ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करेंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं है, हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है, इसलिए हम लोग ध्यान किस पर देंगे? ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने का पहला मतलब है, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है। पहला जो है, चलिए तो हम लोगों को पहला एडजस्ट कर लेते हैं अपना एक स्लाइड में, आपको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए आइए। तो यह पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। कथन है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन है। कथन में क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बात 100% सही है। कारण बोल रहा है क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल कथी है? यही है। सर्वप्रथम खुदाई जब हुआ था तो हड़प्पा का ही हुआ था, इसलिए इसी के नाम पे क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। यानी कथन ए सही है और यह जो कारण है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। यानी ए एवं आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करना है। तो पहला वक्तव्य हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार सभ्यता थी, ये भी बात सही है। और हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। ठीक है, ये सही है। ठीक है, सही। एक सेकंड। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का जो उच्च स्थान प्राप्त था ये सही नहीं था। इसका मतलब है कि यह गलत है। उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, इसमें ऐसा उच्च प्राप्त था। यानी कि इसका मतलब है ये जो बोल रहा है, यह क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे? गलत वक्तव्य का ही चयन करने के लिए पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। समझा गया? चौथा बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। तो ये बात सही है कि हड़प्पा क्या है? कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो स्थिति था वह दयनीय था। ठीक है, लेकिन इस समय महिलाओं का स्थिति दयनीय नहीं था, उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं या कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। और यह सबसे बड़ा स्थल भी है। कथी है? यह सबसे बड़ा स्थल भी है। ठीक है, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ऑप्शन में हम मार सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, हम लोग अगले स्लाइड में देख रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन में क्या है कि लोथल स्थित है किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और लोथल को हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा नगर कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, लौह का तो जानकारी भी नहीं था हड़प्पा सभ्यता में लोगों को। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और सिंधु पूछेगा तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? राखलदास बनर्जी। ठीक है, कब किया था? तो 1922 में। ठीक है, और दयाराम साहनी कभी किया था? 1921 में किया था। कभी का? तो हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था?
दयाराम साहनी कब किया था? 1921 में। अभी हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो याद रखिएगा लोहा का ज्ञान नहीं था, सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था। पूरा तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो पूरा तत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आएगा, सिक्का पूरा तत्व के अंतर्गत आता है, अभिलेख भी लिखा हुआ चीज आता है, भग्नावशेष भी इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा साहित्य, ये नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का नगर है, लोथल हड़प्पा का नगर है, कालीबंगन हड़प्पा का नगर है, विजयनगर मध्यकालीन की सभ्यता, ये बहुत बाद मध्यकालीन में हुआ था, मध्यकाल में, तो ये बाद में आया था। ठीक, देख के ही पता चल जा रहा है हम लोगों को। चलिए, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया था? दयाराम साहनी हड़प्पा का सभ्यता का खोज क्या था? 1921 में किया था। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा कहाँ पर है? तो गुजरात में देखने को मिलता है। लोथल भी गुजरात में है और धौलावीरा भी गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो वह सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे तो क्वेश्चन है नहीं, तो अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 है। ठीक, ये भी पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? राखालदास बनर्जी, इसको आर डी बनर्जी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए इनको, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, काली चूड़ी के लिए यह फेमस था। चलिए, सिंधु सभ्यता को गोदी यानी गोदीबारे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसको गोदीबारा का मतलब होता है बंदरगाह। किसको जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। कहाँ पर पड़ता है? यह गुजरात राज्य में पड़ता है। निम्नलिखित में से देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? तो प्रमुख देवता कौन थे? शिव थे। ठीक है, चलिए कहता है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़ी की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुत कोटदा से। पन किस धातु का सिक्का था? तो पन किसका था? चांदी का था। आइए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो कथी नहीं माना गया है? तो असुर विवाह। असुर विवाह अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि इसके ऑप्शन में अगर वो दैत्य मिलता वो भी मार सकते थे। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो हम लोग बार बार जान रहे हैं कि लोथल था। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अच्छा सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का जो अति है वो हमको कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिला है, इसलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? तो हम लोग क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। आगे हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो ये 400 है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव ने सबसे पहले उपयोग किया था किसका? तांबा का। सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। मेसोपोटामिया जो है, एक मिनट, सोतुघई बोल रहा है यह। ठीक है, तो सोतुघई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में पड़ता है, यह भारत में अब नहीं है। चलिए, मेसोपोटामिया के लेक को मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेलुहा कहा गया है किसको? हड़प्पा वासी को मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है मेसोपोटामिया सभ्यता में। ठीक है, चलिए, फयांस से बने लघु पात्र को संभवतः सुगंधित, क्या बोल रहा है कि फयांस से बने लघु पात्र को संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। वह कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, वह हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा नंबर डी, ए और बी दोनों। अच्छा, एस.आर. राव द्वारा लोथल का खुदाई कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1955 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो जॉन मार्शल। ठीक है, भारतीय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब खुदाई चल रहा था तो उस समय भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? जॉन। तो चलिए अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सीरीज जो है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है, मौर्य काल से लेकर के और गुप्त काल तक का जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है, एडजस्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। चलिए लेट्स गो। चलिए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? कौन सा महाजनपद था? वो महाजनपद था मगध। ठीक है, यह बिहार में पड़ता है मगध महाजनपद। 16 को महाजनपद पूरे देश में था। उस समय सबसे शक्तिशाली मगध था, बिहार से था। कहाँ से था? बिहार से। आज बिहार की स्थिति बद से क्या है, बदतर है। ठीक, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ कथी होता है कि जहाँ लोग अपना कथी बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वजी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, और वहीं यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। यानी नेपोलियन का तुलना किया गया समुद्रगुप्त से और समुद्रगुप्त का तुलना किया गया है नेपोलियन से। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में देखने को मिला था। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अशोक का धम्म था। चलिए, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, अभी क्वेश्चन में हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस। कथी का? सेल्यूकस निकोटर का। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। यह किसके राज दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। भेजा कौन था? सेल्यूकस निकोटर। ठीक, आगे देख लेते हैं। करा गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन आया था? तो फहियान आया था। कौन आया था गुप्त काल में? फहियान आया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम कथी है? कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। कथी है? चाणक्य है। ठीक है, या इनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मिले वैसा ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे का स्लाइड देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पढ़ा 10। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में क्या कहता है सो देख लेते हैं। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया था? हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया। ठीक है, इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। यानी मेगास्थनीज ने आया और अपने किताब का वर्णन किया यहाँ पर अपने किताब में भारत के या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसको कहते हैं, उस किताब का नाम है इंडिका। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है। हम लोग पिछले स्लाइड में बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो 261 जो है यह हमारा करेक्ट आंसर है। कलिंग की लड़ाई है ना, अशोक और उड़ीसा में जो थे, उड़ीसा के राजा, उनके बीच हुआ था। इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक है उदयन, या इनका दूसरा नाम उदयभद्र भी है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? तो विशाखदत्त ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया है? तो याद रखिएगा, है ना, गंगा, सोन और पुनपुन, यह तीनों नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी किसका? तो पटना अवस्थित है। ठीक है, अब राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक याद रखिएगा मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अंगुत्तर निकाय
के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या है 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना किया था कौन? तो बिंबिसार। ठीक है। अब बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा 323 से लेकर 298 ईस्वी तक, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन चलाया था। ठीक है। उसके बाद बात करें आगे का, तो इसका मतलब है कि आगे का अगर बात कर ले, ठीक है, तो कहता है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक किसका साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक में आता कौन कौन सा है? सूत पिटक, विनय पिटक, है ना, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म कथि पिटक। ठीक है, ये किस में आता है? तो बौद्ध धर्म में आता है। आगे की बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट को मिला था? तो याद रखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि कौन लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनको मिला था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, आगे की बात कर लें तो यह होता है आपका दूसरा चैप्टर, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। चलिए आगे भी क्वेश्चन है। से था मौर्य। चलिए इस स्लाइड को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अशोक का संबंध किस वंश से है? तो हम लोग जानते हैं कि यह मौर्य का संबंध, अशोक का संबंध कदी से है? मौर्य वंश से है। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो यहाँ सभी आदमी जानते हैं कि, है ना, चंद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के डॉक्टर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने लिखा है। कौन? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने। किसने किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। किसके बारे में लिखा था? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। चलिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो सभी आदमी जानता है कि अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं। अशोक का दूसरा नाम अशोक वर्धन है। चलिए, धम्म महामात्रों की शुरुआत की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक, और मौर्य से संबंधित क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तब महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। ठीक है। वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किया था किसने? तो समुद्रगुप्त ने। है ना, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने। इनको वीणा बजाता हुआ दिखाई भी दिया जा रहा है। फहियान कौन था? तो फहियान एक क्या था? तीर्थयात्री था, चीनी तीर्थयात्री था। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया था? तो कौटिल्य ने किसका रचना किया था? अर्थशास्त्र का रचना किया था। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कालिदास नहीं है, कौटिल्य भी नहीं है, यानी कि बाणभट्ट हमारा आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में भी किया गया है, याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र में भी है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो याद रखिएगा कि कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को क्या कहते थे हम लोग? तो रजुक कहते थे। मौर्य काल में न्यायिक जो अधिकारी होते थे उनका नाम क्या था? रजुक। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने वाले शक राजा, है ना, रुद्रदामन का काल क्या है? तो दूसरी शताब्दी है। ठीक है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, तो कहता है कि 5वीं सदी की मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है वह कहाँ पर है? तो वह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बात करें कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है में किस शासक की प्रशंसा किया है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त का। ये कितने बार क्वेश्चन संबंधित ऊपर से नीचे तक हम लोग पढ़ रहे हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? तो याद रखिएगा सातवाहन राजवंश से है। तमिल संगम साहित्य में वेल्लार किसे कहा जाता है? तो बड़े जमींदार को तमिल साहित्य में क्या कहा जाता है? जमींदार, बड़े जमींदार के नाम से जाना जाता है। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है? तो उज्जैनी किसका राजधानी है? अवंती का। ठीक है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, तो कहता है कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि लगाता था? तो याद रखिएगा
देवपुत्र की उपाधि लगाता था, ठीक है, अपने नाम के पहले। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कितना है, 16 है। धम्म महामात्र का क्या अर्थ हुआ? धम्म का क्या करना? तो प्रचार करना, ठीक है। इसी के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति कौन किया था? तो अशोक ने किया था, ठीक है। यह चैप्टर नंबर 2 भी हमारा क्या होता है? तो कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का देखने। ये कौन सा क्वेश्चन है 3 नंबर में, ठीक है, 3 चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 3 हम लोग जा रहे हैं अध्ययन करने, ठीक है, जिसका नाम है सामाजिक इतिहास और महाभारत के विशेष संदर्भ में, ठीक है। महाभारत से रिलेटेड चीज़ जो है इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में वो देखते हैं। स्लाइड को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। पहला क्वेश्चन यह है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है वह लगभग कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था, ठीक है। सुबह सूर्योदय हुआ तो युद्ध शुरू, शाम को सूर्यास्त हुआ तो युद्ध समाप्त, ठीक है। महाभारत की रचना किसने किया था? तब महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। पूरा नाम इनका क्या है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को, पितामह भीष्म भी इनका नाम है, ठीक है। पितामह भीष्म को कथित नाम से जाता है? गंगा पुत्र, यानी गंगा जी के, है ना, पुत्र माने जाते हैं। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कौन जीता कुरुक्षेत्र का युद्ध? पांडव जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध या महाभारत का युद्ध किसने जीता? पांडव। पांडव में कौन था? अर्जुन था, ये सब था, 5 व्यक्ति थे। कुरुक्षेत्र पड़ता कहाँ पर है? तो यह पड़ता है कहाँ पर? हरियाणा, हरियाणा में। कथी में? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। एक मिनट, हरियाणा, यह सही से नहीं लिखाया, सही से पढ़ते हैं, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है यह? हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, हम लोग थोड़ा सा फटाफट करेंगे क्वेश्चन। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अब द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम की भी पत्नी थी, कीजिए ना। चलिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो भीम की भी पत्नी थी, युधिष्ठिर की भी और अर्जुन की भी, यानी हमारा आंसर क्या होगा इनमें से सभी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या है 18, जिसमें विष्णु पुराण आता है, मत्स्य पुराण आता है ना, भागवत पुराण आता है, शिव पुराण आता है। चलिए, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 प्रकार के लोगों का, 4 प्रकार के कथी आश्रम का उल्लेख दिया गया है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो साहित्य संप्रभुता को दिखाने के लिए, राजा अपने ताकत को दिखाने के लिए, अपने संप्रभुता को दिखाने के लिए कथी छोड़ देता था? अश्वमेध यज्ञ कराता था और अश्व को छोड़ देता था। जहाँ तक वो जाता था वो पूरा उस राजा के अधीन में आ जाता था, ठीक है। जो राजा वो घोड़ा को रोकता था, घोड़ा तुगरुक चलता था, जहाँ तक गया उसका राज्य हो गया, और जो रोका वह राजा उस राजा से क्या करता था? युद्ध करता था, ठीक। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 कथी माना गया है? तो अच्छा विवाह माना गया है, और अंतिम 4 जो विवाह है वह अच्छा विवाह नहीं माना गया है। समझ गया? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, जिसमें कौन कौन आता है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन आता है? ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। कथी है? अथर्ववेद, ठीक। तो ये 4 वेद हैं, ठीक है। और वेदांग की संख्या 6 होती है, ठीक। वेदांग वेद के अंग होते हैं। चलिए, महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया था? तो महाभारत की रचना किस भाषा में किया जाएगा? तो संस्कृत भाषा में किया गया था। चलिए, अब हम लोग स्लाइड को चेंज कर लेते हैं। आगे क्या है? चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति है, ठीक है। हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या माना गया है ना? ज्ञान भी माना गया है, कर्म भी माना गया और भक्ति भी माना गया, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितना है? तो लगभग 108 उपनिषद हैं, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। और हम लोग इसके आगे अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर
4 से पूछे गए ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से कब कब किस किस साल कितना कितना क्वेश्चन आता है ये सब डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको देख लीजिए और उसके बाद आगे पढ़िए, जिससे कि आपका क्या होगा। चलिए हमको सेट कर लेते हैं। चलिए, अशोक द्वारा प्रचारित जो धर्म है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म है ना, कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? तो याद रखिए सीरिया में प्रचलित हुआ था, सीरिया में प्रचलित हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, जापान में हुआ था, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ब्रिटेन होगा। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में आरंभ हुआ था? चौथा किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर में। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में। ठीक है, अध्यक्षता कौन किया था? चौथी अश्वघोष। कभी क्या था? अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक, चलिए आगे की बात करें तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक का संबंध। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। ठीक है, देखिए महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत कौन सा जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। ठीक है, 4 को पहले से ही दे दिया था, किसने? पार्श्वनाथ ने। या नया एक जोड़ दिया ब्रह्मचर्य, कौन? तो महावीर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर पहला बात करें तो राजगृह में हुआ था। अगर पहला बात करें तो कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरा बात करें तो कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तीसरा बात करें तो पाटलिपुत्र में। और चौथा पिछली में हम अभी पढ़े हैं, चौथा कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चौथी बौद्ध परिषद का किस शासनकाल है ना, किस शासक के काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति आपको पता ही है कि कनिष्क में। यह अगला क्वेश्चन पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो हम अभी बताएं आपको कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप किससे संबंधित है? सांची का जो स्तूप है वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे का हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अगला स्लाइड क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं कि 10 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि यह बुद्ध का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? तब बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। सारनाथ लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी पड़ता कहाँ पर है? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी पड़ता कहाँ पर है? लुम्बिनी पड़ता कहाँ पर है? तो नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल के कपिल वस्तु में। कति में? कपिल वस्तु में। कौन पड़ता है? तो यह लुम्बिनी। ठीक है, चलिए इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, लुम्बिनी। चलिए स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन, वैशाली जिला में। कहाँ पर कुंडलवन? अभी वैशाली जिला में। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? अशोक थे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर संबंधित है कथी से? जैन धर्म से। बाद में जैन धर्म का बंटवारा कथी में हुआ था? 2 में हो गया था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा मसीह पूर्व में। ठीक है, सांची जो मध्य प्रदेश है वह किस जिले में है? तो रायसेन जिले में सांची पड़ता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को है ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बुद्ध का जो बचपन का नाम है वह क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कब माना गया है? गौतम बुद्ध का जन्म कब माना गया है? तो 563 ईसा मसीह पूर्व माना गया है। ठीक है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला थी। ठीक है, महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था? तो त्रिशला था। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो गंधार कला यूनानी कला से अधिक प्रभावित थी। ठीक है। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में लिखा था? तो प्राकृत में भी लिखा, संस्कृत में भी और तमिल में भी। ठीक है। तो इसमें हमको हो जाएगा इनमें से सभी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे वह कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। और यह 23वें थे। ठीक है। महावीर कहमा थे 24वें थे। ठीक। ऋग्वेद के संकलन काल कब से कब तक माना गया है? तो 15 ऋग्वेद का संकलन का टाइम कब से कब तक माना गया है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा मसीह पूर्व के बीच किसका संकलन हुआ? ऋग्वेद का संकलन हुआ था, होता ऋग्वेद तैयार हुआ था। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। यह चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा? तो यह चैप्टर नंबर कथी है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर क्या देखेंगे? आगे चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 देखेंगे कहाँ पे है। चलिए आया चैप्टर नंबर 5। हम लोग चैप्टर नंबर 5 से जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं एग्जाम में, चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? तो आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। यह है चैप्टर का नाम, यह है ना। हम लोग अभी इसको क्लियर करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक। पहला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? सेवन को सर्वप्रथम, है ना, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। आईने अकबरी किसने लिखा था? याद रखिएगा। तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था, क्योंकि अकबर कथी थे? अनपढ़ थे। कथी थे? अनपढ़। लेकिन पढ़े लिखों की संगत इनको पसंद थी, इसलिए इनके दराज दरबार में नवरत्न देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो याद रखिएगा, जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन थे? तो अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जब गाना चालू करते थे तो जो दीप है वह अपने आप जलना शुरू कर देता था, लेकिन ऐसा संभव आज के दिनों में नहीं है, ऐसा माना जाता है। चलिए, आईने अकबरी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। 13। चलिए आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, अकबरनामा कथी है? अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। यह किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में ही तो रखते थे। अकबर अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया। आईने अकबरी को 5 वर्गों में। आईने अकबरी में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? तो भूमि आ गया, तो भूमि को कितने वर्गों में? ये दोनों में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में। और आईने अकबरी को भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? भूमि है। चलिए, भूमि ही है। ठीक है। तो भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 4 वर्गों में। लेकिन आईने अकबरी रहेगा तो आईने अकबरी को किस में मारेंगे? 5 में मारेंगे। लेकिन यहाँ पर भूमि दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ भी भूमि दिया हुआ है, तो ये भी 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा। ठीक। चलिए, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो याद रखिए, मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं भी था, तालाब भी था और नहर भी था। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल द्वारा निर्मित नहीं है? ताजमहल शाहजहां ने मुगल काल में ही हुआ था। किला का निर्माण शाहजहां ने किया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण भी उसी के समय हुआ था। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ने किया था, जो मुगल से संबंधित नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि दान में दिया गया राजस्व, अगर किसी को दान में दिया गया राजस्व जो व्यवस्था थी वो अनुदान क्या कहलाता था? तो उसको हम लोग कहते थे, है ना, सयुरगल। क्या कहते थे उसको? सयुरगल। यानी कि कोई राजस्व अनुदान में किसी को दे दिया गया तो उसका नाम था सयुरगल। ठीक है। अनानास, पपीता, मक्का भारत में कब उपजाए जाते थे? तो लगभग कथी में? 17वीं शताब्दी में यह उगाया जाता था। ठीक है। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना किया था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा का रचना किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर को भी क्या हो गया, यह इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी
समाप्त हो रहा है। अगले चैप्टर में हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। चलिए अब हमें छठा चैप्टर का पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब है चैप्टर नंबर 16, ठीक है, सॉरी 6 है। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि 6 का नाम कहती है मुगल दरबार, इतिवृत्ति और इतिहास का पुनर्निर्माण से जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग अभी क्या। चलिए इतिवृत्ति का मतलब यह हो गया कि जो मुगल दरबार और इतिवृत्ति क्या है, जो किताबें लिखी गई थी उस राज दरबार के बारे में, वो क्या कहलाता है, इतिवृत्ति कहलाता है। उसके है ना, उसके द्वारा जो इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया, उससे इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। आइए तो हम लोग देखते हैं पहला कथन क्या है। स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आइए, कहता है कि अकबर एक महान शासक था। ये बात सही है, महान शासक वह था। कथन 2 में कहता वह मुगल वंश का संस्थापक था। यह गलत है, यानी कथन 1 सही है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कथन 1 सत्य है तो कथन 2 असत्य है। ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे, किस चीज़ के बने थे, तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे चांदी के। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, तो हम लोग सभी जानते हैं कि शाहजहाँ ने बहुत सारा किला बनाया था, है ना। शाहजहाँ ने कथी बनाया था, ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, है ना, जमा मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इनके समय में स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक माना जाता है, ठीक। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह को खास तौर पर जाना जाता है, तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए उनको खास तौर पर जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीवाने अशरफ क्या है, तो दीवाने अशरफ क्या है, दीवाने अशरफ क्या है, राजस्व, सेना विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, भूमि विभाग का अध्यक्ष, यानी यह राजस्व विभाग का अध्यक्ष थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब कौन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ पर बिताया था, तो सब जानता है कहाँ पर बिताया था, तो दक्षिणी भारत में बिताया था। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, तो 1582 में किया था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो प्रथम मुगल शासक बाबर था। इन्होंने ही मुगल वंश का स्थापना किया था भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष, है ना, हुआ था, तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 में। किसके बीच, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। स्लाइड में आ जाते हैं नीचे की तरफ। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शाहजहाँ ने। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल जी थे, ठीक है। शेरशाह किस मुगल सम्राट को हराया था, तो हुमायूं को हराया था। कौन से युद्ध में हराया था, तो चौसा के युद्ध में, ठीक है, और बिलग्राम के युद्ध में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है। और इसी बिलग्राम के युद्ध में जब हरा दिया तो बेचारा ये भाग गए हुमायूं, और उसके जगह पर राजगद्दी कौन संभाला, शेरशाह, ठीक है। और शेरशाह का चला था 1540 से लेकर 1544 के बीच, ठीक। चलिए, सुलह कुल की नीति का शाब्दिक मतलब क्या है, तो सुलह कुल की नीति का शाब्दिक मतलब है सार्वभौम शांति। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, तो हेमू को हराया था। कब हराया था, 1556 में हराया था, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जीतल क्या था, तो जीतल एक प्रकार का क्या था, सिक्का था, है ना। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर अवस्थित है, तो सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, तो आगरा में है, ठीक है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे, तो बाबर जी थे, ठीक है। और कब किया गया था, तो 1526 में, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध से। चलिए, शेरशाह ने चौसा का युद्ध में किसे पराजित किया था, तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। मैंने अभी पहले आपको बता दिया है। चलिए, जीतल क्या था, जीतल किस धातु का होता था, तो जीतल किसका होता था, चांदी का बना हुआ सिक्का होता था। जहांगीर का शासन कब से कब तक रहा था, तो जहांगीर का शासन रहा था 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। नवरत्न किसके दरबार में रहता था, तो याद रखिएगा, नवरत्न किसके दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में रहता था, ठीक है। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन सा अकबर का समकालीन था, तो याद रखा, अकबर का समकालीन कौन थे, तो बदायूनी थे। कौन थे, बदायूनी, ठीक। आगे देख लेते हैं कि अकबर का, है ना, अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां अकबर के कौन थे,
संरक्षक थे। अकबर का दीन इलाही की शुरुआत कब किया था? तो दीन इलाही का शुरुआत कब किया गया था? 1582 में किया था। फतेहपुर सीकरी राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बनाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। हमने पहले इस पर चर्चा किया हुआ है, ठीक है। ये सुलह कुल की नीति किसकी थी? तो सुलह कुल की नीति किसकी थी? अकबर की थी, ठीक है। मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया हटाया था। किसने हटाया था? तो अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के आग्रह पर, ठीक है। अकबर ने अपने फुआ से आग्रह किया था, जिसके प्रति वह हुमायूं के बारे में अपना लिख दिया था, ठीक है, हुमायूंनामा। अच्छा, बादशाहनामा किसने लिखा था? तो बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था, ठीक है। आलमगीर के नाम से कौन मुगल शासक मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जजिया किससे लिया जाता था? अतः जजिया लिया था जिम्मियों से, ठीक है, गैर मुस्लिम, जिम्मी कहिए चाहे गैर मुस्लिम कहिए, ठीक है। चलिए, दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है ना। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली की किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? तो राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था? टोडरमल के हाथों में था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की जो दीवानी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब कहता है कि मज़्म उल बहरीन की रचना किसने किया था? तो दारा सिकोह ने किया था, ठीक है। यह औरंगजेब का क्या था? भाई था। चलिए, किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? याद रखिएगा, तो अकबरनामा में आदम से लेकर के अकबर का इतिहास मिलता है। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? तो याद रखिएगा, कार्निश भी था, सिजदा भी था और पैबोस भी था, यानी इनमें से सभी हमारा क्या है? तो आंसर है। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो याद रखिएगा, वह मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था, ठीक है। तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तो तजुके बाबरी के लेखक कौन है? तजुके बाबरी के लेखक खुद बाबर है, ठीक है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो जिले को किस नाम से जानते हैं हम लोग? सरकार के नाम से जानते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? कब की? ना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। अकबर ने हेमू को हरा दिया था। बाबर द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो बाबरनामा। जहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिले बाबरनामा, टिक मार दीजिए, ठीक है, बाबरनामा, ठीक। जहांगीर कब शासक बना था? जहांगीर शासक बना था 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। नूरजहां का संबंध किस शासनकाल से, किसके शासनकाल से है? तो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का संबंध है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1500 में हुआ था, तो 39 में हुआ था। मुगल काल में जो कृषि भूमि है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मुगल काल में कृषि भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में, है ना। कौन कौन वर्ग में है? 4 वर्गों में, है ना। पोलज, चाचर, बंजर, ठीक है, और एक है पौरती, ठीक है। इन 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। दसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? तो दसाला कौन शुरू किया था? अकबर ने खुद शुरू किया था। वह भूमि को मुगल सम्राट के स्वामित्व में था, उसे क्या कहते थे? मुगल सम्राट के स्वामित्व में जो भूमि रहता था उस भूमि को क्या कहते थे? उस भूमि को खालसा कहते थे, खालसा भूमि, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मुझे प्यार है तुमसे, हाँ मनहारी। चलिए आगे देखते हैं। मनसबदारी प्रणाली में जो जात है और जो सवार है उस पद की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने खुद किया था, ठीक है।
शेरशाह ने किस सिक्कों को जारी किया था? तो शेरशाह ने किसको जारी किया था? रुपया जारी किया था। ठीक है। अकबर ने धार्मिक यात्रा को किस वर्ष समाप्त किया था? तो 1563 में धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में ही है। ठीक है। मुंतक उल लुबाब, मुंतक उल लुबाब है ना, किसकी रचना है? तो खाकी खान की रचना है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब इकबाल नामा, इकबाल नामाए जहांगीरी, इकबाल नामाए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो है ना, मोतमिद खान। इकबाल जहांगीरी, इकबाल नामाए जहांगीरी, इकबाल नामाए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो मोतमिद खान। कौन है? मोतमिद खान। उसर क्या है? तो उसर क्या है? उसर क्या है? बोलना रहिए। उसर क्या है? तो यह भूमि कर एक प्रकार का है, यानी भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या कहते थे? भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसर के नाम से जानते हैं। अच्छा, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है। तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी किसकी रचना है? तो निजामुद्दीन अहमद का रचना है। अच्छा, ये वो चीज़ इनके बारे में बहुत चर्चित है जहांगीर के बारे में, कि मुगल चित्रकला के बारे में जहांगीर का कहना था कि एक चित्र को है ना 3 4 5 व्यक्ति के द्वारा भी अगर बनाया गया है तो उस चित्रकार के बारे में कौन बता सकता था? जहांगीर बता सकता था कि मोज किसने बनाया है, ओठ किसने बनाया है। समझ में आ गया? तो उनके बारे में यह चर्चा प्रचलित है। चलिए आगे देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? यानी रैयत का भी इस्तेमाल होता था, मुजरियान का भी इस्तेमाल होता था, असामी का भी इस्तेमाल किया जाता था। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। भारत में बाबरनामा की किस भाषा में लिखा गया? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया। ठीक है। फारस में आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो पारसिक कहते थे। फारस से आने वाले मुसलमान को पारसिक कहते थे। चलिए अब है नूतन स्थापत्य कला। ठीक है, जिसको हम्पी कहते हैं। यह संबंधित है कथी से? विजय नगर कथी से? तो साम्राज्य से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्लाइड को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए कथन नंबर 1 आइए। कथन ए में कहता है गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसका मतलब है कि यह सही है। इसका मतलब है कि जो ए है वह सही है और आर दोनों सही है। ठीक है। और आर जो रीज़न है मतलब कारण है, ए की सही व्याख्या करता है। ये बात सही है। चलिए तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का दोनों ने किया था। कब किया था? तो 1336 में किया था। ठीक है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो अपने आप को राय का नाम दिया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ठीक है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध कभी से है? मंदिर के गेट से, यानी मंदिर से ही है ना। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है आपको हम्पी में। हम्पी क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो सर्वप्रथम कौन थे? निकोलो कोंटी थे। ठीक है। हरिहर और बुक्का किस वंश का स्थापना किया था? तो संगम वंश का। ठीक है। अब हम अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य का, तो विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश ने भी राज किया, तुलुब ने भी, सुलुब ने भी और अभिरुब ने, ये 4 वंश ने वहाँ पर राज किया था। लेकिन हरिहर बुक्का ने पहला वंश का स्थापना किया था। वो कौन था? संगम वंश था। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? अयंगार व्यवस्था संबंधित थी। तो अयंगार व्यवस्था कभी संबंधित था? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। आमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने खुद किया था। ठीक है। कृष्णदेव राय ने ही आमुक्त माल्यद की रचना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 1336 में किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए, हम्पी जो नगर है वह साम्राज्य से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। चलिए
विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो सबसे महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। हम्पी को यूनेस्को को विश्व धरोहर पुरास्थल के किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1986 में घोषित किया गया था। तेनालीरामा का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए, हरिहर और बुक्का को कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? 1336 में। दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है? संगम है, सुलभ है, तुलुभ है, इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो पंपा देवी थी। ठीक है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वह किसने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य ने से किस नगर का संबंध है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है किस नगर का? हम्पी नगर का। यह उसकी राजधानी थी। कभी थी? राजधानी था विजयनगर साम्राज्य का। कमल महल अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो कमल महल कहाँ पर है? तो हम्पी में ही है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य पर है ना कितने वंशों ने राज किया था? तो 4 वंशों ने। कौन कौन है ना? संगम, सुलुभ, तुलुभ, आराविडु। ठीक है, ये 4 है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर में नहीं आया था? अब्दुल रजाक आया था, निकोलो कॉन्टे आया था, डोमिंगो पेस भी आया था, फ्रांसिस बर्नियर नहीं आया था। इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? तो विजयनगर का पहला संगम था। हरिहर और बुक्का ने इसका स्थापना किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? कृष्णदेव राय का संबंध कभी से है? तुलुभ वंश से है। राक्षसी या तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, तांगड़ी या राक्षसी का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध है 1565 में विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। उसके बगल का साम्राज्य था कौन? बहमनी। इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उड़ीसा के राजपति वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1435 में हुआ था। विजयनगर की यात्रा करने वाले अफनासी निकेतन किस देश का व्यापारी थे? तो वह रूस के थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा है। चलिए, आगे है क्वेश्चन कि महानवमी डिब्बा जो है वह किससे संबंधित है? तो महानवमी डिब्बा का संबंध विशालकाय मंच से। ठीक है, विजयनगर के कदिरई चट्टी का संबंध किससे है? तो घोड़ों के व्यापारी थे। कदिरई चट्टी क्या थे? घोड़ों के व्यापारी थे। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्य किस भाषा में लिखा था? तो तेलुगु भाषा में उन्होंने लिखा था। इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को भी क्या कर दिए? तो समाप्त कर दिए। अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं कि आगे का चैप्टर कौन सा है। अगर मेरा है ना पढ़ाना या फिर ये सब पसंद आता होगा तो आप लोग रवि सर के चैनल जो है NCERT हेल्प डेस्क, ठीक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता रहता है। वही क्वेश्चन हम आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वह क्वेश्चन है ना, अगर पसंद आता होगा तो आप लोग NCERT हेल्प डेस्क नंबर को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो नोटिफिकेशन आपको हर बार चैप्टर का, इस ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज भी शुरू करेंगे। पर चैप्टर आपको डाल दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। आगे के देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 8 को देख लेते हैं कि 8 में क्या है। चैप्टर नंबर 8 में है कि धार्मिक इतिहास। क्या लिखा हुआ है? धार्मिक इतिहास। यह धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, है ना, जिसमें भक्ति आंदोलन आएगा, सूफी परंपरा के नाम भी आएगा। ठीक है, हिंदू में भक्ति आंदोलन भी आ जाएगा। कथी आ जाएगा? भक्ति आंदोलन। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनका नाम आप लोग सुनेंगे। ठीक है, और उनके नाम में के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि कौन क्या थे। ठीक है, महिलाओं के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। रामानंद, रामानुजन, ठीक है, तुकाराम, है ना, कराईकल, इन सब का नाम हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि निम्न में से महिला संत थी। महिला संत कौन थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराईकल भी थी। यानी हमारा आंसर क्या है इनमें से? सभी। मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। गाना भी आप लोग जानते हैं, एक मीरा एक राधा। ठीक है, वो गाना याद कर लीजिएगा, ये आप तो याद हो जाएगा,
है ना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? रामानंद ने किया था, ठीक है। बंगाल में भक्ति का आंदोलन का जो प्रसार है बंगाल में वो किस संत ने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु। इनका पूरा नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, इन्होंने ही किया था। चलिए, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग स्लाइड करके देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का उपदेश संग्रहित किया गया है बीजक में, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, काशी में किसका प्रसिद्ध, कौन से प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में जन्म हुआ था किसका? तो कबीर का जन्म हुआ था। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगला 15 में देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, फटाक से उस स्लाइड को देख लेते हैं। चलिए उसको सेट कर लेते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो याद रखते हैं कि रामानंद के शिष्य में चारों का नाम आता है, रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के ही शिष्य थे। ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो याद रखिएगा, तलवंडी जन्म स्थान है किसका? गुरु नानक का, ठीक है। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ था? तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव मतलब कहाँ पर उनकी शुरुआत हुआ था? तो कर्नाटक में उनका शुरुआत हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था, ठीक है। सॉरी, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरबार है आपको कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो गुरु नानक का जन्म है तलवंडी, ठीक है। अभी यह पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अच्छा, रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु थे राघवानंद, ठीक है। रामानंद, राघवानंद दोनों नाम अलग है। रामानंद जी के गुरु थे कौन? राघवानंद, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? तो बहाउद्दीन जकारिया का संबंध है सुहरवर्दी सिलसिले से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है, सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता था? तो उसको सूफी संत जहाँ पर निवास करते थे उसको खानकाह कहते थे, ठीक है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों का मान्यता दिया गया है? तो 8 को विवाह को मान्यता दिया गया। प्रथम 4 अच्छा माना गया, अंतिम 4 अच्छा नहीं माना गया है ना। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस देवता की पूजा होती है? तो याद रखिएगा, कृष्ण जी का भी, बलराम का भी, सुभद्रा का भी, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा इनमें से सभी। नैनार, जो नैनार है वह किस देवता का उपासना करते थे? तो नैनार शिव का करते थे, ठीक है। अलवार किसका करते थे? विष्णु का करते थे। चलिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव है ना परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो वासवन्ना ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो यह नैलियार दिव्य प्रबंधम जो है वह किसका रचना है? अलवार संतों की रचना है, ठीक है। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था कौन? गुरु अर्जन देव। यह 5वें गुरु थे। कितने गुरु थे? 5वें थे। वीर शैव परंपरा का वो जो वचन है वह किस भाषा में रचित किया गया है? तो कन्नड़ भाषा में रचित किया गया है। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो याद रखिएगा, बीजक में भी, कबीर ग्रंथावली में भी, आदि ग्रंथ साहिब में भी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है। चलिए, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया? याद रखिएगा, बाबा फरीद का भी, रविदास का भी और कबीर जी का भी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो यह चैप्टर भी हमारा क्या होता है? तो समाप्त होता है। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे? 9। इसमें विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज में कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आए थे उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, और व्यक्ति कौन थे, कब आए थे, किस समय में आए थे, ये सब जानकारी हासिल करेंगे। तो हम लोग स्लाइड सही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, 9 नंबर है ना, विदेशी यात्रियों का। तो भैया पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कथन 1 कथी है? कथन 1 कहता है फहियान जो है चीनी यात्री थे, बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 कहता है वह गुप्त काल में भारत आया था, यह भी बिल्कुल सही है कि गुप्त काल में ही वह भारत, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त कथी
द्वितीय के समय में वह भारत आए थे। तो बात है गुप्त काल में हुआ। चलिए, तो हमारा ए नंबर हो जाएगा सही कि ये दोनों कथन सही है। तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसके याद में? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्लाइड करके आगे जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1510 में वो अधिकार कर लिया था। बीजापुर के शासक है ना, बीजापुर के शासक से, ठीक है, पुर्तगाली जीत लिया था। ठीक है, किसको हरा करके? यूसुफ आदिल शाह को हराया था। आदिल शाह उसको हरा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। चलिए, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। कहाँ पर आया था? तो कालीकट पड़ता कहाँ पर है? तो केरल में पड़ता है। ठीक है, चलिए इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत यानी अपनी यात्रा के बारे में। चलिए, तो इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक जो है उनके लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। ठीक है, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को से इब्न बतूता भारत में आए थे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लगा गया था 1757 में। कथी को? 23 जून को। कितना जून को? 23 जून 1757 को। ठीक है, किसके बीच? तो सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेज। ठीक, चलिए तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। किसके बीच? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला वर्सेज कथी? अंग्रेज के बीच। चलिए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हेनसोंग किस देश का यात्री था? तो हेनसोंग किसका देश का यात्री था? चाइना का यात्री था। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्लाइड करके कौन सा क्वेश्चन पूछा गया फटाफट। चलिए, रूस में भारत विद्या के जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव को है ना भारत विद्या का जनक माना जाता है। कहाँ पर? तो रूस में। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दिया था? तो दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित करने वाला जो शासक था वो कौन था? वो आपको था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अलबरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, उसी का नाम था तहकीके हिंद। इसको हम लोग हिंद का खोज, भारत की खोज भी कहते हैं, भारत की खोज के वे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। चलिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो कैप्टन जो हॉकिंस थे वह किसके जहांगीर के राज दरबार में आए थे। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 17 मई 1498 में। किताब उल रिहला की किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उल रिहला किसका है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो इब्न बतूता रहा था आपको 10 वर्ष तक रहा था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए तो आगे स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, अलबरूनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ख्वारिज्म में हुआ था। ठीक है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहते हैं? मार्को पोलो को कहते हैं। ठीक है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? तो अलबरूनी ने किया था। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने किया था। पीछे हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी कौन था? वह सेनापति थे। किसका? वह बख्तियार खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? वह सेनापति था। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 में। दिल्ली के तख्ते ताउस लेके भाग गया, 1 करोड़ रुपया लेके चला गया, वो तहस नहस कर दिया दिल्ली को। कौन? नादिर शाह। ठीक है, संसब किस धातु का बना हुआ सिक्का था? ठीक है, तो यह सोना का बना हुआ क्या था? तो सिक्का था। ठीक है, आगे का स्लाइड में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अलबरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी लाया था? तो याद रखा किसने लाया था? तो सुल्तान महमूद गजनी ने लाया था। महमूद गजनी ने उसे लेके आया था।
रिहला के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता जो है वह रिहला के लेखक है। फ्रांसीसी बर्नियर कौन था? तो फ्रांसीसी बर्नियर कौन था? ठीक है, चिकित्सक भी थे, राजनीतिक दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है हमारा। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था? तो फ्रांसीसी बर्नियर ने उसे शिविर नगर कहा था। चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग कब भारत आया था? तो चीनी यात्री जो हेनसोंग थे वह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यह चैप्टर भी क्या हो गया, तो समाप्त हो चुका है। अब अगला चैप्टर की बारी है। अब चैप्टर नंबर क्या है? 10 है, और यह 10 में क्या कहता है? उपनिवेशवाद और एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य, यानी उपनिवेशवाद के बारे में हम चर्चा। चलिए, उपनिवेशवाद क्या है ना? कोई एक देश है, इस देश पर के मार्केट पर, बाजार पर अगर कोई दूसरा देश अधिकार कर लेता है तो यह जो जिस पर अधिकार होता है यह देश दूसरे देश के लिए क्या होता है? उपनिवेशवाद, उपनिवेश कहलाता है। और यह विचारधारा जो है, विचारधारा उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कि कौन कौन से इसके आंसर हो जाएंगे। आइए, आंसर के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो देखेंगे। चलिए, छोटा कर लेते हैं, अच्छा बड़ा ही कर लेते हैं। चलिए आइए, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेशवाद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कच्चे माल प्राप्त करना, उपनिवेश बनाने का कच्चे माल प्राप्त करना उनका था। ठीक है, भारत का विकास करना, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, ये भी उनका विचारधारा था। कच्चा माल प्राप्त करना, ये भी विचारधारा था। भारत का विकास करना यह नहीं था। भारत में शिक्षा का विकास करना यह भी नहीं था। यानी 1 और 3 हमारा क्या है? तो सही आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। 1943 से 44 में बंगाल में अकाल की विभीषिका के बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था? है ना? ठीक है, तो पहला देखते हैं। 1943 क्या है? 1943 से 44 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसकी विभीषिका को बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था? है ना? अभावग्रस्त क्षेत्रों में अकाल की विभीषिका को बढ़ाना, ये सही है। जमींदारों और व्यापारियों द्वारा अनाज का भंडारण करना भी सही है। कृषकों के अत्यधिक गरीबी भी बढ़ चुका था, है ना? अनाज का मूल्य भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कब शुरू किया था? 1793 में यह शुरू किया था। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा हमारा। आगे का क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल के क्षेत्र में ज़्यादातर लागू किया गया था। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता थे कौन? कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। ठीक है, यह चारों कौन थे? चारों भाई थे। ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस। हम लोग पिछले इसके बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 में किया था। किस गवर्नर जनरल ने महालवारी व्यवस्था को लागू किया था? ठीक है, करने जा रहे हैं। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने महालवारी व्यवस्था को लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने महालवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो महालवारी व्यवस्था को लागू करने वाले कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कि इसका हम लोग पहले सेट कर लेते हैं 3 पे। ठीक, चलिए, तो लॉर्ड बेंटिंक ने क्या किया था? महालवारी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, दामिनी कोह क्या था? तो दामिनी कोह एक भूभाग है। ठीक है, भूभाग मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, दामिनी कोह क्या है? एक भूभाग है। कॉर्नवालिस कोड क्या है?
कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया था? 1793 में। किसके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इसके बाद संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू दोनों भाई थे। ठीक है, चांद भैरव भी इनके भाई थे। व्यापक के सिद्धांत, व्यापगत के सिद्धांत। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यापगत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यापगत का सिद्धांत किससे है? तो डलहौजी से है। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो एक प्रकार का कवि था, तो सर्वेक्षक था यानी चिकित्सक था। ठीक है, चलिए सर्वेक्षक और चिकित्सक था। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको स्लाइड को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं। चलिए लॉटरी कमेटी का गठन क्या है? तो लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1817 में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था। रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ पर लागू हुआ था? तो बम्बई और मद्रास। रैयतवारी व्यवस्था या रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पर लागू हुआ था? बम्बई और मद्रास वाले क्षेत्र में। महलवारी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? तो महलवारी व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया था? तो बम्बई में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन है? तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन है? बिरसा मुंडा है। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान होते थे। रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? तो संथालों का नेतृत्व किया था या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी जो है वह भारत में प्रथम अफगान शासक के रूप में स्थापित किया था अपना शासन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया था? तो 1829 में बनाया था। किसके अनुग्रह पर, किसके विनती पर? तो राजा राम मोहन कथी राय के विनती या सहयोग से बनाया था 18वीं सदी में। चलिए इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी व्यवस्था को क्या कहते थे हम लोग? तो क्या कहते थे उसको? जजमानी कहते थे। क्या कहते थे उसको? जजमानी। 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहाँ का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग। चलिए उसके बाद कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने दामिने को है ना में किस जनजाति को बसाया था? तो संथालों को बसाया था। रैयतवारी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान होता था। हम लोग बार बार देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 10th चैप्टर का हमारा कंप्लीट। आगे देखेंगे हम लोग कि 11वां जो चैप्टर है, 11वां चैप्टर का नाम क्या है? 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व, यानी 1857 के क्रांति में कौन कौन से नेता ने भाग लिया, क्या क्या किया, ये सब हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक में क्या किया गया है तो पूछा गया है। यहाँ पर साल वाइज दिया गया है कि 2013 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में। देख रहे हैं कि आने वाले समय में यह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन 2025 में देखने को मिला है, इसलिए यह चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से हम लोग कंप्लीट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इस चैप्टर का देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा हुआ है। कथन नंबर 1 है कि 1857 में, कथी में? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, तो सही बात है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई, तो ये क्रूरता दिखाई थी। ये दोनों कथन क्या है? सही है। और कथन जो 2 है वो एक ही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। कथन 1 में कहा था 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था, यानी कि यह क्या है? कथन हमारा गलत है। ठीक है, कथन 2 कहता है इसकी राजनीतिक और आर्थिक नीति 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन्हीं यदि कथन 1 असत्य है तो कथन 2 भी 2 सत्य है। ठीक है, तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1857 में के गदर को किसने क्रांति कहा है? 1857 के गदर को किसने कहा है? तो क्रांति कहने वाला व्यक्ति कौन था? कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति में जो भारत में हुआ था उसको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? गदर कहा है।
उसके बाद कहता है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? तो पटना में कौन थे? तो पीर अली कौन थे? तो याद रखिएगा यह पुस्तक विक्रेता थे। कभी कभी आपको पूछ देता है कि पीर अली कौन थे, तो एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, आगे का स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। चलिए, 1857 को द ग्रेट रिवोल्ट किसने कहा है? 1857 क्रांति को द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो अशोक मेहता ने लिखा है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो बी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वह रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी को अभी कभी कहते हैं हम लोग? वाराणसी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो कहता है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? 1857 का विद्रोह का कारण बना था तो एनफील्ड राइफल। पहले कौन सा चल रहा था? तो पहले चल रहा था ब्राउन बैस। इसी के जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया, उसी का विरोध होना चालू कर दिया यहाँ के सैनिकों ने। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि गाय के चमड़े का उपयोग किया गया था और प्लस में कभी का तो शुगर के चर्बी का भी इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए यहाँ के लोग यहाँ विरोध करना चालू कर दिए। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, एनफील्ड राइफल में कथी में? तो चर्बी वाला कारतूस कथी में उपयोग किया गया था? तो एनफील्ड कथी में? राइफल में। ठीक, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 का क्रांति का जो नेतृत्व है वह बेगम हजरत महल ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 1857 के समय पार्मेस्टोन थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में कहता है 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था, याद रखिएगा 10 मई से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से। मेरठ पड़ता कथी है? कहाँ पर पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया था? तो रंगून भेजा गया था। ठीक है, कहाँ पर भेजा गया था? रंगून। कहाँ पर पड़ता है? यह म्यांमार में पड़ता है। चलिए, लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था? तो दामोदर राव था। इन्हीं को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि भाई राजा नहीं रहेगा, इसलिए झांसी की रानी ने क्या किया था? तो विरोध किया था। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के जो नेतृत्व है वह किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। यह इनका उम्र कितना था? याद रखिएगा 80 साल। आज 50 साल और 60 साल का आदमी हो जाए तो कहेगा हमारा बेटा हमारा कमा के नहीं दे रहा है। नहीं समझ में आया? यहाँ 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को लोहे का चना चबा दिए, कहने का मतलब है कि उसको हरा दिए। समझ में आया? अगला स्लाइड में देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा है कौन? इनमें से कोई नहीं है भाई। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने भी नहीं कहा है, लॉरेंस ने भी नहीं कहा है और वीर सावरकर भी नहीं कहा। वीर सावरकर ने तो कहा है कि यह 1857 क्रांति कथी है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। राष्ट्रीय विद्रोह उन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, मनु के नाम से भी जाना जाता है और छैल छबीली के भी नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या है? तो एक प्रकार का कार्टून है। ठीक है, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा है? तो याद रखिएगा बी डी सावरकर ने इस बात को कहा है। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो सेना के पुनर्गठन किया गया था। सेना का क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा पुनर्गठन किया गया था कि कितना कितना सेना किस प्रकार से किस किस जाति का रहेगा, ठीक, किस धर्म का कितना रहेगा। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ से विद्रोह किया था? तो मेरठ से। मेरठ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। ठीक है, कितना तारीख को किया था? तो 10 मई को किया था। कितने मई को किया था? तो 10 मई को किया था। ठीक है, 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह 1856
में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था? तो याद रखिएगा, कुशासन के आरोप में वहाँ से उसको पद से हटा दिया था और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें तो किसे बंगाल का आर्मी का पौधशाला कहते हैं? तो अवध को बंगाल के आर्मी का क्या कहते हैं हम लोग? पौधशाला कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कितना किया? 11 चैप्टर को भी कंप्लीट किया। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे कि अगला चैप्टर में क्या है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर है 12, है ना, औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण और नगर योजना और स्थापत्य। ठीक है, तो औपनिवेशिक नगर का मतलब होता है किसी दूसरे देश पर किसी दूसरे देश का क्या करना? तो अधिकार आ जाना। ठीक है, अधिकार में ले लेना। और उसके कारण क्या हुआ? जहाँ पर व्यापार होगा वहाँ पर क्या होगा? नगरीकरण बढ़ता जाएगा, लोग वहाँ आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, नगर बढ़ने लगेगा तो लोग योजना बनाना शुरू करेगा। नगर होगा किस प्रकार से? और जो घर बनाने की कला है, जो मंदिर बनाने की कला है, जो मस्जिद बनाने की कला है, तो उस कला को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूर्ति बनाने की कला भी इसी में शामिल होती है। ठीक, हम लोग देखेंगे कि इस साल पूछा गया क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इस साल। तो हम लोग क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? पूरी तरह से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। अभी हम लोगों को एग्ज़ाम का समय आ रहा है, यहाँ पर सबसे अच्छा हमारे लिए यही होगा कि कम समय में अधिक से अधिक लाभ हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर कैसे उठा सकते हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। इसलिए वीडियो को बार बार आप देखेंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। चलिए, भारत की राजधानी जो है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, इंडो सेरेसोइक शैली, यानी भारतीय शैली भी है और यूरोपियन शैली भी है, दोनों का मिक्सिंग है। कलकत्ता में अंग्रेजों की जो किलोबंदी का बस्ती का जो नाम है वह नाम था, क्या नाम था? फोर्ट विलियम नाम था। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1900 कब? तो 1912 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1912 में। और इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का उदाहरण है? तो नव गौथिक शैली। इसमें क्या होता है? ऐसे आपको मंदिर बना रहेगा या मस्जिद जो भी है वो इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, ऐसे बना होता है। चलिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, इंडिया गेट याद रखिएगा, यह इंडिया गेट जो है वह दिल्ली में है। और गेट ऑफ इंडिया की बात करें तो यह कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। ठीक है, गेट ऑफ इंडिया का जो निर्माण है 1912 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। इंडिया गेट का निर्माण दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अभी हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1784 में। ठीक है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, 7 द्वीपों का शहर किसको कहते हैं? बम्बई को कहते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 1853 में रेलवे का शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया कभी का था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 1767 में किया गया था। सुएज नहर है ना, व्यापार के लिए कब खोला गया था? 1869। याद कर लिएगा, महात्मा गांधी के जन्म पर यह खोला गया था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? तो पहली जनगणना हुआ था 1871 को लॉर्ड मेयो के शासन काल में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 1905 में। ठीक है, तो चलिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 में। लेकिन बंगाल विभाजन का जो घोषणा रद्द किया गया था वह रद्द कब किया गया था? 1911 में। हमारा ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा? ए नंबर। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर। कथी है? उदयपुर। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चला था? तो चला था आपको मुंबई से किसके बीच? तो थाने के बीच। कितने किलोमीटर का दूरी तय किया था? तो यह 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। ठीक है, कब चला था? तो 1853 में। किसके समय में चला था? तो डलहौजी के समय में। ठीक, पुराना किला कहाँ पर है? तो पुराना किला कहाँ पर है?
तो पुराना किला दिल्ली में स्थित है। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में है? तो वह फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है। अब फोर्ट विलियम कहाँ पर है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। ठीक है, भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। अगला चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है अगला चैप्टर का नाम क्या है? तो चलिए हम लोग करने जा रहे हैं महात्मा गांधी का समकालीन दृष्टि में, यानी महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा क्वेश्चन जो है वह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ हम कुछ महात्मा गांधी के बारे में हम लोग स्मरणीय चीज़ कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, महात्मा गांधी कौन है? राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं क्या है। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने 1917 में चंपारण के आंदोलन से इन्होंने प्रवेश किया था। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ, 1920 में असहयोग आंदोलन किया था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन तक ले जाने के लिए क्या थे? सफल थे। महात्मा गांधी ने मजदूरों और कथी को? तो किसानों को, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, मजदूर और किसान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इनके आंदोलन के परिणामस्वरूप जनता में कथी हुआ था? राष्ट्रीय चेतना, मतलब राष्ट्रवाद के विकास की अवधारणा उत्पन्न हुआ। 1947 में 15 अगस्त को भारत को क्या बना दिए? आज़ाद भी करवा दिए थे। महात्मा गांधी द्वारा दलित का उत्थान, सांप्रदायिक सौहार्द और स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। ठीक है, इसलिए 2 अक्टूबर को हम लोग स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गांधी जी सच्चे अर्थों में एक कथी थे? शांति के दूत थे। उन्होंने कभी मारपीट या अहिंसा का पाठ नहीं किया, यह हमेशा कथी किए? तो अहिंसा, क्या किए? अहिंसा को लेकर के चले थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के गया अधिवेशन में पारित हुआ था, तो यह ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए जो है वह सही है, लेकिन आर क्या है? गलती है। गया का अधिवेशन हुआ ही नहीं था, भारत छोड़ो आंदोलन से वहाँ पे पास ही नहीं हुआ था, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी। कथन एक कहता है कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। बात सही है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। हाँ थे तो, लेकिन यह व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है? चलिए तो आगे क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक दिए गए 2 स्तंभ दिए गए हैं और स्तंभ 1 में से 4 तक प्रश्न दिए गए हैं। आपको स्तंभ 2 के विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। कैबिनेट मिशन योजना कब आया गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया था। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? तो असहयोग 1922 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, तो इसको मैचिंग खेल लीजिए आप। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। बिल्कुल सही है ना। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये बात है ना। ये यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। नेतृत्व किया था उन्होंने। अब अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था, तो यह बात सही है। चौरी चौरा घटना के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। बात सही है। यानी कि कहने का मतलब है कि यह कथन दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, प्रश्न क्या देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, लाल किसका नाम है? लाला लाजपत राय का नाम क्या है? लाल। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। गुरुदेव किनका नाम है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1942 में पारित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1930 में किया था। चला कब तक था? तो 1934 तक। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा किस राज्य से है? तो बिहार से है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं हम लोग।
चलिए 19 चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन देखने को मिला था। पुनः समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। या किसके बीच हुआ था? अंबेडकर प्लस महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, पूना में हुआ था, इसलिए पूना समझौता के नाम से इसे जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, शहीद आजम किसको कहते हैं हम लोग? तो सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है कि 14 नवंबर किसका जन्मदिन है? तो हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को जन्मदिन है। जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या कहते हैं? तो चाचा नेहरू के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी की रचना है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है वो पहला जन आंदोलन कौन था? तो पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि 1916 में हुए भारतीय, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। ठीक है, और इस लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग, कौन? मुस्लिम लीग, ठीक है, और प्लस कांग्रेस के बीच क्या हुआ था? सुलह हुआ था, यानी समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक, अगला हम लोग देख लें, आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के लिए, क्या मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं इसमें फटाक से। चलिए इस चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, मोतिहारी के चंपारण से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और किया कौन था? AO कौन किया था? तो ह्यूम ने किया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? है ना, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, और 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को कहते हैं, कथी कहते हैं? मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड। अच्छा, 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। सर की उपाधि किसने वापस कर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था अंग्रेजों को। लिए अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1900 कब? तो 1915। कितने तारीख को? तो 9 जनवरी को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1930 में। कब तक चला था? 1934 तक। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इसको हम लोग दिल्ली समझौता के भी नाम से, किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख ले। तो अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? याद रखिएगा, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। भगत सिंह के साथ और किसको फांसी दिया गया था? राजगुरु किसको फांसी दिया गया था? राजगुरु को। किसको? एक मिनट, राजगुरु को, और सुख किसको? तो देव को। तो भगत सिंह के साथ में फांसी लटकने वाले 2 और क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1900 कब? तो 1939 को। ठीक है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1922 को हुआ था। अगर तारीख याद रखना है तो 5 फरवरी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर, चौरी चौरा जगह। ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। डांडी किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखिएगा, डांडी कहाँ पर है? तो यह गुजरात राज्य में पड़ता है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था कहाँ से? तो चंपारण से। कब किया था? तो 1917 से। ठीक, अगला क्वेश्चन देख ले। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन 1928 को, 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँचा था? तो यह बम्बई पहुँचा था। कहाँ पर पहुँचा था? बम्बई। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। ठीक है,
और वहीं सरोजनी नायडू को देख ले तो यह 1900 कब बनी थी, तो 25 में बनी थी। ठीक है। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है। काला कानून किसे कहा जाता है, तो काला कानून हम लोग किसको कहते हैं, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपादक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपादक थे A.O. ह्यू। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा का जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, 1869 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने 1920 में किया था, 1922 में स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या, किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग अगर देख ले तो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 42, जो किससे संबंधित है, हाँ, जय हिंद, जय हिंद जय भारत। आइए, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। यानी जय हिंद का नारा भी और दिल्ली चलो का नारा भी, और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, वो भी नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चंपारण आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, चंपारण आंदोलन आरंभ हुआ था 1917 को। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, तो मोनिया नाम था। क्या था, मोनिया। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसमें कोई नेतृत्व करता थे ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो 1938 और 39 में भी चुने गए थे। ठीक है। चलिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं डू एंड डाई, करो या मरो। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। इनके साथ में समर्थन कितने व्यक्ति ने दिया था, 78 व्यक्तियों ने इनका समर्थन दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो मुंबई के अधिवेशन में यह पारित किया गया था। 1915 में किसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना किया गया था। 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था, 1924, एक सेकेंड, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था किसका, इनमें से कोई नहीं, अकाली दल तो हो ही नहीं सकता है। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक हिंदू महासभा का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया ही नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक का यहाँ पर आपको आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर जो टाइमिंग है यह गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था 1900 कब, तो 39 में। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, हिंद स्वराज किसने लिखा था, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कब लिखा था इन्होंने, तो 1909 में लिखा था। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 के कथी में, तो लाहौर कथी में, अधिवेशन में। ठीक है। किस नदी के किनारे पर झंडा फहराया गया था, तो रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराया गया था। अब बात करें अगला, तो अगला कौन सा है, 1938 और 39। 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार बनी थी, तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है, तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन हुआ कब था, तो 1919 में हुआ था। ठीक है। आगे बात करें गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या है, तो गांधी जी का आत्मकथा का जो नाम है वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। ठीक है। किस भाषा में लिखा है, गुजराती भाषा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा जीरादेई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जीरादेई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1885 में किस पार्टी का स्थापना हुआ था, सभी आदमी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो गोलमेज सम्मेलन की संख्या कितनी हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था 1930 में, उसके बाद 1931 में, और उसके बाद 1900 कथी में, तो 32 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेरा सत्याग्रह हुआ था 1900 कब, तो 18 में। ठीक है। नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है। कांग्रेस 2 दलों में बट गया था, नरम दल प्लस
क्या, तो गर्म दल में बट गया था। ठीक। पुतलीबाई किसकी माता थी, तो पुतलीबाई किसकी माता थी, तो गांधी जी की, पुतलीबाई किसकी माता थी, तो गांधी जी की माता थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा शिमला समझौता कब हुआ था, 1945 में किया गया था। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन भी आपको क्या होता है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं स्लाइड करके। चलिए कुछ क्वेश्चन और बाकी है। ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन और बाकी है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही वह कहाँ गए थे, तो चंपारण आए थे। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी, तो 1909 में। बार बार इसका चर्चा। चलिए साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, 7। सातों के साथ क्या थे, तो अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया था, तो विरोध किया था। ठीक है। गांधी जी है ना, गांधी जी एवं महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको कौन है, तो शाहिद अमीन ने इस किताब को लिखा है। ठीक। अगला बात करें तो कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी बनी थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनकी सहयोगी बनी थी। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। कितने सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। आगे बात करें तो गांधी जी और महात्मा गांधी के बीच पुनः समझौता कब हुआ था, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 1932 में हुआ था। ठीक। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। ठीक है। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था मोहन सिंह भाखना। क्या नाम है पूरा नाम इनका, मोहन सिंह भाखना। बाद में इसका बागडोर कौन संभाले, तो सुभाष चंद्र बोस संभाले थे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इस चैप्टर को भी खत्म किया। तो अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा है। ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा है देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 क्या है, चैप्टर नंबर 14 है भारत का विभाजन और लिखित स्रोत से अध्ययन। तो भारत का विभाजन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछा गया है। किस साल कौन कौन सा क्वेश्चन, कितना कितना क्वेश्चन देख रहे हैं। 2025 में कितना है, 4 नंबर और है ना 2 नंबर ये सब पूछा जा रहा है, इसलिए ये हमारे लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए चर्चा करते हैं हम लोग कि भारत के। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन जो है तो ये बोल रहा है कि मुस्लिम लीग को धार्मिक रुझान और अंग्रेजों को फूट डालो की नीति के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हो गया। ये बात सही है। ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को किसका निर्माण हुआ, तो हिंदुस्तान का गठन किया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, सी राजगोपालाचारी बने। पाकिस्तान शब्द का जो उद्गाता है यानी पाकिस्तान शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे, चौधरी रहमत अली थे। ठीक है। चलिए इससे अब हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वह क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपको, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था, तो कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 1946 में। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 3 थी। ठीक है। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3 थी। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बने थे। शिमला समझौता कब हुआ था, हम अभी चर्चा कर चुके हैं पिछले स्लाइड में भी, 1945 में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो सी राजागोपालाचारी थे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था, तो याद रखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था 20 जुलाई 1947 को। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। दिल्ली चलो कनाडा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। तो अगला स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग एग्जाम में जा करके इस क्वेश्चन से तहलका मचा सकते हैं। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। बार बार बगल के स्लाइड में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह हर साल जो क्वेश्चन पूछा गया है, कब कब पूछा गया है, 21 में। यहाँ देख रहे हैं कि बार बार हर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप देखते रहिए। नहीं समझ में आया, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखना चाहते हैं
तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस भी थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस भी उसमें शामिल थे, अलेक्जेंडर भी शामिल थे, एबी अलेक्जेंडर, और सर स्टॉफर्ड क्रिक्स भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? इस क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसमें कमेंट में दे सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। हालांकि पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो लियाकत अली बने थे। हम लोग पिछले स्लाइड में अभी इसको हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है, स्मरणीय में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए एक सेकेंड सर, आइए। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? याद रखिएगा 14 अगस्त को पाकिस्तान आ गया था और 15 अगस्त को भारत का हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? कैबिनेट मिशन आया था 1946 को भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। ठीक, अभी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत के विभाजन में ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? तो भारत का जो विभाजन है वो ब्रिटिश के किस योजना का परिणाम था? याद रखिएगा माउंटबेटन योजना की तरफ भारत का बंटवारा किया गया था। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, है ना, स्टॉफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। लेकिन नहीं कौन थे? तो ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1900 कब? मार्च 1942 को आया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, अगला स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? तो चलिए, 2 नेशन थ्योरी किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दिया था, यानी 2 राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1915 में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा बनारस में किया गया था। कहाँ किया गया था? बनारस हिंदू कॉलेज में। अल हिलाल अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद, है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम दिवस ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश ने पारित कब किया था? 1813 में। ठीक, चलिए अगला चैप्टर है जो भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण। इससे जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भारतीय संविधान, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन बैंक हम लोग देख लेते हैं। देख रहे हैं कि 2025 में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका हम लोग देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य जो है क्या कह रहा है कुछ, उसके बाद में हम लोग कुछ फ़ायदा तो मिल जाए। चलिए, कहता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1940 को हुआ था। ठीक है, और पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और भारतीय संविधान का निर्माता भी किसको कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति उसमें कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर ही थे। सबसे अधिक डिग्री भी इन्हीं के पास उपलब्ध थी। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। अनुसूचियों की संख्या देखें तो 12 है, और भाग की बात करें तो अभी भाग कितने हैं? तो 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहता है विश्व के कई देशों के संविधान से के मदद से इस संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? तो लागू किया गया था। इस कारण से हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी की बात करें तो शुरुआत में पहले दिन के लिए कौन थे? तो कौन थे पहले दिन के लिए? पहले दिन के लिए कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। गर्व की बात यह है कि सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार के थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे। यह अधिक सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष
बना दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, डरने की बात नहीं है, पढ़ने की बात है। पढ़िए, एग्जाम में नंबर उठाइए, हमारी दुआ आप लोगों के साथ है। चलिए बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। ठीक है, भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान के पिता किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, क्योंकि बनकर तैयार उसी समय हो गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, यह दूसरे प्रधानमंत्री भारत के बने थे। 1966 में इनकी क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान बोल रहा है तो जन गण मन अधिनायक के भारत का राष्ट्रगान है। अगर गीत बोलता तो हमारा वंदे मातरम हो जाता। ठीक है, लिखा कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखा कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरादेई में। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 24 जनवरी कथी को? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर कथी किया था? तो हस्ताक्षर किया था। तो 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किया था। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय माउंट बेटन थे। लेकिन अंतिम भारतीय बोलेगा या प्रथम भारतीय बोलेगा तो राजगोपालाचारी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र किया गया था। यानी यहाँ नियम और कानून। तो भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया था। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, यानी नियम कानून लागू हो गया था, संविधान हमारा लागू हो गया था। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो याद रखिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा कौन देने वाले थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। ठीक है, बहुत ही सादगी से जीने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। गांधी जी के जन्म के दिन ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा था? तो संविधान को तैयार करने में लगभग 3 साल लगा था। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी लगभग कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन है वह किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन है वह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? तो 1946 को आया था। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव है ना संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे लियाकत अली। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन बैंक को एक ही वीडियो में कथी किया था? तो कंप्लीट किया है। ठीक है, एक ही वीडियो में हम लोगों ने क्या किया? तो कंप्लीट किया है। आपको अगर मेरी मेहनत पूरी तरह से समझ में आया होगा या आपको पढ़ाई अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो आप रवि सर, ठीक है, हमारा जो चैनल है वह चैनल का नाम है NCERT हेल्प
डेस्क, ठीक है। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा और आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों को क्या कर सकते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे बनाने में क्या मदद मिलेगा, तो वीडियो बनाने में हमें मदद मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम और वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए। जो समय कम है उसमें हमारा जो वीडियो है वह हेल्पफुल होगा आप लोग, ठीक है। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय